नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो मोटापे का गम 5 किलो कम, इसमें आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि ये नाम हमने क्यों दिया है कि मोटापे का गम 5 किलो कम कैसे हुआ है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि पहले जो आपका आदर्श वेट था, जो एक आइडियल रेफरेंस वेट माना जाता था, जिसको ठीक वजन माना जाता था, जो 2010 में स्टडी हुई थी, वो 60 किलो था अगर आप पुरुष हैं। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 65 किलो कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आपका वजन 65 किलो भी है तो आप ओवरवेट नहीं माने जाएंगे। और महिलाओं के लिए पहले जो आदर्श रेट था, आइडियल रेट था, वो 50 केजी था, उसे बढ़ाकर 55 केजी कर दिया गया है। मतलब ये कि 60 किलो वजन वाले पुरुष जब 62, 63, 64 किलो वजन होता था तो वो चिंतित होते थे कि कैसे वेट कम किया जाए, लेकिन अब 65 किलो तक उन्हें ओवरवेट नहीं माना जाएगा। महिलाओं को ज्यादा और वेट को लेकर फिक्र होती है, तो महिलाओं में जब वेट थोड़ा बढ़ता था 50 से ज्यादा, 52, 53, 54, तो उन्हें लगता था कि ओवरवेट हो गई हैं। लेकिन अब 55 किलो तक उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी जोड़ा गया है कि रेफरेंस वेट के साथ साथ रेफरेंस हाइट भी बढ़ाया गया है। मतलब अब आपकी हाइट भी ज्यादा होनी चाहिए। तमाम बदलाव यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ और बड़ी बातें कही हैं। और ये ताजा स्टडी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने, और इसमें यह कहा गया है कि 44% लोग ऐसे हैं जो मोटापे और ओवरवेट के शिकार हैं। ये नई रिपोर्ट आई है। गांव के हाल और भी खराब हैं। रिपोर्ट में बीएमआई इंडेक्स, जिसका जिक्र अभी हमने आपको किया वजन और हाइट के संदर्भ में, उसमें बदलाव किया गया है। तो अब सवाल यह है कि आपकी आदर्श थाली कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा खाना खाना चाहिए जो आपके लिए एक बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन माना जाएगा, जिससे आपका वेट भी ठीक रहे, जिससे आपको कोई बीमारी भी ना हो, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इनको लेकर नई स्टडी आई है, नई नई बातें कही गई हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी हुई ये बेहद दिलचस्प चर्चा होने वाली है। आपका लाइफ स्टाइल क्या हो, आपका खान पान कैसा हो, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी एनआईएन ने देश की खान पान की आदतों पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। व्हाट इंडिया ईट्स यानी भारतीय क्या खाते हैं, इस नाम से जारी रिपोर्ट को शहरों और गांव में रहने वालों के खाने पीने की चीजें और उनके शरीर पर उसका कैसा असर पड़ रहा है, इसे आधार बनाकर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में करीब 54% लोगों को एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी तोंद की समस्या है। यानी कि शहर में रहने वाले हर दूसरे शख्स का पेट निकला हुआ है। वहीं गांव में करीब 19% लोगों को तोंद की समस्या है। रिपोर्ट में ओवरवेट और ओबेसिटी का जिक्र भी है। इसमें शहर में रहने वाले 31% से ज्यादा लोग ज्यादा वजन और 12.5% लोग मोटापे का शिकार हैं, जबकि गांवों में 16.5% लोग ओवरवेट हैं और करीब 5% लोग मोटापे का शिकार हैं। खान पान की बदलती आदतों से भारतीयों के बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई में बदलाव किया गया है। अब एनआईएन के मुताबिक पिछले 10 सालों में लोगों के पोषण तत्व वाले खान पान में इजाफा होने से बीएमआई बढ़ाया गया है। महिला और पुरुष दोनों में 5-5 किलोग्राम वजन और 2 से 3 इंच लंबाई को बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों का आदर्श वजन और हाइट अब 65 किलो और 5.8 फीट हो गई है, जो पहले 60 किलो और 5.6 फीट थी। इसी तरह महिलाओं का आदर्श वजन और हाइट अब 55 किलो और 5.3 फीट हो गई है, जो पहले 50 किलो और 5 फीट थी। रिपोर्ट में रेफरेंस एज भी 20 से 39 की जगह 19 से 39 कर दी गई है। दरअसल बॉडी मास इंडेक्स के जरिए ये तय किया जाता है कि व्यक्ति के शरीर के हिसाब से उसका वजन और लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर ये ऊंचाई और वजन बीएमआई के तय मानकों से ज्यादा होती है तो इसे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आईसीएमआर एनआईएन की रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब पूरे देश का डेटा इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले 2010 में जब ऐसी रिपोर्ट बनाई गई थी तो सिर्फ 10 राज्यों से ही डेटा लिया गया था और उसमें गांवों को शामिल नहीं किया गया था।
NIN की वॉट इंडिया ईट्स रिपोर्ट एक और मायने में बेहद खास है। इस बार रिपोर्ट में माय प्लेट की सिफारिश की गई है, यानी आपकी थाली में चीजों का सही अनुपात क्या हो ये बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक थाली में 45% कैलोरी या एनर्जी के लिए अनाज, 17% कैलोरी के लिए दालें, 10% कैलोरी के लिए दूध और दूध से बने प्रोडक्ट और 30% या इससे कम फैट होना चाहिए। इसमें पहली बार फाइबर बेस्ड एनर्जी को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोज 40 ग्राम फाइबर वाली चीजें खानी चाहिए। रिपोर्ट में महिला और पुरुष के काम के हिसाब से फैट लेने की सिफारिश की गई है। बताया गया है कि अच्छा खाना खाने से इम्यून फंक्शन मजबूत होगा और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर और आर्थराइटिस जैसी तमाम बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। NIN के मुताबिक शहरों में क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी 9% से ज्यादा है, जबकि गांवों में यह करीब 35.5% है। इसका मतलब है कि गांवों में रहने वाले हर तीसरे व्यक्ति को शरीर की जरूरतों को पूरा करने लायक खाना नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, ये ताजा जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे हुआ है, उसके आधार पे हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि क्या क्या बदलाव किया गया है। 2010 में जो पहली स्टडी हुई थी उस समय 60 केजी वेट पुरुषों के लिए आदर्श माना गया था, महिलाओं के लिए 50 केजी। अब उसमें 5-5 केजी की बढ़ोतरी कर दी गई है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सीमा पुरी हैं, मेंबर हैं न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मुद्दा है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को ये बताया जाए कि अब आपको किस तरह से खान पान में बदलाव करने हैं और किस तरह से जीवन शैली अपनानी है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर सीमा पुरी जी आपसे होगा। ये जो एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो स्टैंडर्ड वेट है और हाइट है उसको बदला गया है। मतलब ये कि पुरुष के लिए अब 65 केजी का वेट ओवरवेट नहीं माना जाएगा और महिलाओं के लिए जो आदर्श जो आइडियल वेट है वो 50 से बढ़ाकर 55 केजी किया गया है। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ जो रेफरेंस हाइट है वो भी बढ़ाया गया है और पुरुषों के लिए 5.6 से बढ़ाकर 5.8 फीट किया गया है, महिलाओं के लिए 5 फीट से बढ़ाकर 5.3 फीट किया गया है। अब मैम आपसे ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी का वजन जो है वो 65 केजी है, लेकिन जो क्योंकि वजन तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद हाइट कम ज्यादा करना मुश्किल काम है। तो मान लीजिए किसी का वेट 65 केजी है पुरुष का और उनकी हाइट 5.8 फीट नहीं है, उससे कम है, तो क्या वो ओवरवेट माने जाएंगे? इसका क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, इसका फॉर्मूला है, उनके वो डिटेल दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो गलतफहमी है कि ये बढ़ गई है हाइट और बढ़ गया है वेट, ऐसी बात नहीं है। NIN ने बहुत रिसर्च करके, कुछ नेशनल सर्वेज करके, बहुत लार्ज सर्वेज हैं, 35,000 लोगों को एंथ्रोपोमेट्री ली है, हाइट वेट वगैरह नापा है और उससे उन्होंने ये मीडियन हाइट निकाली है कि सबसे ज़्यादा लोगों में क्या हाइट थी। तो जैसे जैसे एक नेशन की पौष्टिकता बढ़ती है, नरिशमेंट बढ़ती है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन्स होते हैं उनकी हाइट वगैरह इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसलिए पहले अगर वो 5 फुट थी तो अब वो उन्होंने देखा कि अब इस सर्वे से 5 फुट 3 इंच जैसे विमेन का है या 5 फुट 8 इंच जो है वो आदमियों का निकला है और उसके बेसिस पे उसका वो 95 परसेंटाइल होता है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है स्टैटिस्टिक्स में। उससे उन्होंने BMI कैलकुलेट किया। अच्छा, BMI जो आप कह रहे थे बॉडी मास इंडेक्स है, वो वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर्स होता है। तो एशियंस में, क्योंकि हम लोगों में एक प्री डिस्पोजिशन होती है शरीर में वसा जमा करने की, तो हमारी जो BMI के कट ऑफ्स है वो इंटरनेशनल से थोड़े से कम है। तो 18.5 to 22.9 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जो 22.9 से ऊपर होंगे वो मोटापा होगा उनको। तो उन्होंने उस हाइट से और उस BMI का रेंज लेके उन्होंने वेट निकाला। तो उस तरीके से वेट जो है वो 55 या 65 kg आया है फॉर अ 5 फीट और 5 फीट 3 इंचेस और 5 फीट 8 इंचेस। तो ये मतलब नहीं है कि अगर आपका हाइट कम है तो आपको 65 kg ही कट ऑफ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो कम भी होगा।
हाइट ज्यादा है तो हाँ। कट ऑफ हायर होगा, ठीक बात है। क्योंकि बीएमआई आपका 18 से हाँ, 5 हाँ। मैम, लेकिन आपने 18.5 बहुत to अच्छे से समझाया। 22.9 के बीच में आना चाहिए। हाँ, ठीक बात, ठीक बात। ये मैम आपने बड़ा अच्छा समझाया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा आसान भाषा में ये हमें समझा दें कि कोई व्यक्ति ये कैसे कब समझे कि उनका वेट ज्यादा हो गया है और कितना ज्यादा हो गया है। अगर कोई आसान तरीका हो ये समझने का कि मान लीजिए हाइट तो पता होता है सबको, अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट को अगर कम ज्यादा समझना हो कि वेट ज्यादा हो गया या कम हो गया, इसको कोई आसान फार्मूला है क्या समझने का, अगर ये आप बता पाए। एक बहुत अंदाज है, आसान फॉर्मूला तो नहीं है, कि आप अपनी वेट, जैसे ये बीएमआई का ही फॉर्मूला है, आप वजन लीजिए वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाँ। तो मतलब अगर आपका वेट 60 किलो है और आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर है, तो 60 केजी डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5, तो जो फॉर्मूला आएगा आपका 18.5 से 22.9 के बीच में होना चाहिए उसका रिजल्ट। तो बीएमआई कैलकुलेट करना इतना मुश्किल आपने नहीं है। अच्छा बताया कि इस आधार पे कंप्यूटर पे भी बहुत फॉर्मूलाज हैं। हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा बताया। ये जानना जरूरी है लोगों के लिए। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर उनकी हाइट मान लीजिए 5.6 है तो उनका वेट कितना होना चाहिए, लोग परेशान होते रहते हैं। तो आपने एक तरीका बता दिया है। अब मैम मैं आपके पास अब आना चाहता हूं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, एक चीज बताएं, चूंकि आप फिजिशियन हैं तो आपसे ये सवाल बहुत लाजिमी है कि मान लीजिए कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी वेट होनी चाहिए, वेट उतनी ही है या उससे थोड़ा कम ही है, लेकिन वेट उतना होने के बावजूद अगर आप मान लीजिए आपका तोंद निकला हुआ है, तो क्या अगर वेट के दायरे में है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, या वेट अगर बराबर भी है लेकिन तोंद ज्यादा है तो ये चिंताजनक है? क्या इसका क्या तरीका है मैम समझने का? बहुत अच्छा सवाल है ये मृत्युंजय जी, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हम हानिकारक जो मानते हैं इस वक्त वो तोंद को ही मानते हैं। तो जितना ज़्यादा बेली फैट होगा, जितना ज़्यादा फैट जो है हमारे कमर पर, हमारे पेट पर होगा, उसका उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमको गठिया की परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से हमें मेंटल प्रॉब्लम्स, अवसाद वगैरह हो सकता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी जड़ माना गया है कई सारी बीमारियों का। अब जैसे अभी संशोधन किया गया है इन सभी गाइडलाइंस में, तो यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें एक अनुपात में देखी जाती हैं, यानी कि हम हर व्यक्ति के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि इसके लिए क्या वेट सही होगा, इसके लिए क्या नहीं सही होगा। तो इसके लिए पहले से एक जो है एक कॉमन वैल्यूज़ बनाई गई हैं, और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो कॉमन वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे आप कितनी दूर हैं, उसके आप कितनी पास हैं। तो जितने ज़्यादा आप उससे दूर जाते जाएंगे, इसका मतलब उतनी ज़्यादा आपको या तो मोटापे की तरफ जा रहे हैं या आपका वजन उतना कम है। जितना आप उसके पास होंगे उतना आपका मतलब ये है कि आपकी सेहत उतनी अच्छी है, और थोड़े प्रयास के बाद आप बिल्कुल उस वैल्यू पर आ सकते हैं जो कि निर्धारित की गई है। पहले भी अगर देखा जाए तो चाहे ब्लड प्रेशर की वैल्यूज हों, ब्लड शुगर की वैल्यूज हों, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज हों, इनमें भी संशोधन किया गया है। पहले हम 140/90 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते थे, लेकिन उसके बाद 1/120/80 को माना गया। तो इस तरह से जैसे जैसे डेटा मिलता जाता है, जैसे जैसे और जानकारियां होती जाती है, इन सब चीजों में संशोधन किया जाता है। अभी क्योंकि अब हमें ग्रामीण क्षेत्र से भी डेटा मिला है, क्योंकि पहले केवल शहरी इलाकों से डेटा लिया गया था, और अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में लोगों का रहन सहन बदला है, लोगों का खान पान का तरीका बदला है, और इन सभी चीज़ों की वजह से ये चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। और जैसे अभी हम एक फॉर्मूले की भी बात कर रहे थे, तो अगर आपको अपनी हाइट जो है वो फीट में पता है, तो उसको जो है अगर आप 100 से डिवाइड कर लेंगे तो आपकी मीटर्स में आ जाती है हाइट। और उसके बाद जैसे अभी हमारी पैनलिस्ट है, उन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि अगर आपको अपना वजन किलोग्राम में पता है तो उसको फिर आप उसको जो अपनी मीटर्स में अपनी हाइट को कन्वर्ट करके उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूरी बात यह है कि हम कैसे उस वैल्यू पर रहें जो वैल्यू हमारे लिए निर्धारित करी गई है, वहां हम कैसे आएंगे। तो वो चीजें तभी पॉसिबल है जब हम एक रूटीन फॉलो करें, जब
हम एक अच्छी एक्सरसाइज का एक रूटीन रखें, हम अपनी डाइट का अच्छा रखें। और देखिए अभी एक बहुत अच्छी बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि अब जो हमारी डाइट के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, जैसे बहुत तरह तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनकी भी मात्रा अपर लिमिट को निर्धारित किया गया है कि कितनी ज्यादा मात्रा किसी खाने में होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि ये कैल्शियम से भरपूर है, इसमें लिखा होता है ये आयरन से भरपूर है, लेकिन उसमें कितना कैल्शियम कितना आयरन है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें आप मात्रा बहुत ज्यादा है और आप ज्यादा खा रहे हैं, आपको नुकसान दे रही है वो चीज। तो अब एक उसकी लिमिट भी इस रिपोर्ट में रखी गई है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। क्योंकि अब जो सामान बनेगा, जो इस तरह की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब आप ये कहते हैं कि इसमें ये इस चीज से भरपूर है, इसके अंदर ये मिनरल्स हैं, ये विटामिन हैं, तो आपके लिए एक मापदंड भी है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये ग्राहकों के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो आप सामान खरीदेंगे आपको पता है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके अंतर्गत ही आप जो है सामान को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो अब इस रिपोर्ट में सामने आई है। जी। और हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हमारा आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैम मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम चर्चा अब तक हमने की कि हाइट वेट का रेशियो क्या आप निकाल सकते हैं, और अगर ये आपका प्रॉपर नहीं है तो क्या दिक्कत आ सकती है। अब डॉक्टर सीमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मैम कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं या चाय पीते हैं, दिन में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, इसमें मैम आदर्श थाली हमारी कैसी होनी चाहिए, ये जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो ये स्वास्थ्य के लिए भी आदर्श हो और थोड़ी इसकी पहुंच भी हो, मतलब इजीली हम उसको अरेंज कर पाए। कई बार ये होता है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई दी जाती हैं जो आप अरेंज ही नहीं कर पाते और फिर आप छोड़ देते हैं। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी थाली बताएं जो हमारी पहुंच में भी हो, जिसे हम अरेंज कर पाए और हम उसको मेंटेन भी रख पाए। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए आदर्श थाली में क्या होना चाहिए? देखिए, एक आदर्श थाली जो है NIN ने जो रिपोर्ट में निकाला कि पूरे दिन में हमें कितना खाना चाहिए, तो उसमें जैसे उन्होंने बताया है कि अनाज जो है वो 250 से 300 ग्राम, 270 ग्राम का उन्होंने दिया 2000 कैलोरी के डाइट पे। प्रोटीन जो दालें हैं और जो एनिमल फूड्स हैं, अंडा, मीट, मछली वगैरह, ये जो है ये 190 ग्राम के करीब होना चाहिए, जो कि 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन क्वांटिटी शुड बी देयर। और सब्जियां और फल जो हैं वो हमारी प्लेट का आधा हिस्सा होना चाहिए। तो कम से कम 300 ग्राम के करीब, 350 ग्राम सब्जियां, 150 ग्राम फ्रूट, उन्होंने ऐसे ऐसे हमें कट ऑफ्स दिए हैं कि ये चीज़ें एक आइडियल थाली में होनी चाहिए। जब आप अलग अलग मील्स में या लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की बात करते हैं तो मैं एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि हर भोजन में आपको 3 किस्म के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। एक जो ऊर्जा देते हैं, जो एनर्जी गिविंग है, वो आप समझिए अनाज है जैसे, और थोड़ा वसा और चीनी होती है। और दूसरा है जो बॉडी बिल्डिंग है या प्रोटीन के साधन है, जो दालें, मीट, मछली, दूध से बनी चीज़ें हैं। और तीसरा है सब्जियां और फल, जो बॉडी की इम्यूनिटी को या बॉडी को बीमारियों से बचाव करता है। तो हर भोजन में अगर आप इन फूड ग्रुप्स में से थोड़ी मात्रा में भी कुछ कुछ खाते हैं तो एक संतुलित भोजन हो जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इलेबोरेट कुकिंग नहीं है। जैसे कि आप समझिए, आपने अगर गोभी का पराठा और दही खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, या आपने दलिया खाया सब्जियों वाला और उसके साथ एक गिलास दूध पिया, तो ये भी तीनों खाद्य पदार्थ इसमें आ जाते हैं। लंच में अगर आप खाते हैं, एक जैसे रोटी है, दाल है और सलाद है, या सांबर चावल है, इडली और सांबर है, हमारे कई राज्यों के अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। कुछ भी नहीं है जिसमें सब्जी हो, थोड़ा अनाज हो, थोड़ा प्रोटीन का साधन हो। हाँ, तो वो हर एक के कन्वीनियंस पे, किसके पास कितना समय है, कितना पैसा है, कितनी सहूलियत है, जिससे कि वो खाना बना सके, और उस हिसाब से आप क्या खाना चाहिए कर सकते हैं। डिनर भी ऐसे ही 3 फूड ग्रुप्स हैं, तो आप दाल, रोटी, सब्जी खाइए, आप अंडा या मछली या चिकन वगैरह जो खाते हैं वो खा के, थोड़ी सी सलाद और साथ में चावल या रोटी, या जो भी स्टेपल सीरियल है। हमारे यहाँ बहुत अन्य किस्म के भी हैं, ज्वार, बाजरा वगैरह भी सब कंट्री में है।
तो हाँ, इन चीजों ओके। का संतुलित मिश्रण ये होना आपने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बताया मैम। जी मैम, लेकिन मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जिनको अपने हेल्थ को लेकर बहुत चिंता होती है, मोटापे को लेकर, वजन कम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि रात में आप डिनर ना करें या अनाज ना खाएं, आप फ्रूट्स खा लें, आप सूप पी लें, इस तरह की बातें होती हैं, कई बातें हैं। तो इसमें दम है क्या? बिल्कुल अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्या रात में? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए कई सारी फैट डाइट्स हैं, कुछ मतलब देखिए आप अनाज नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन आप सारी जिंदगी उसको अपना सकते हैं। आपको ऐसी ही मॉडिफिकेशन करनी है जो आपके लाइफस्टाइल में आ जाए, लाइफस्टाइल में सम्मिलित हो जाए और आप उसको बहुत समय तक कंटिन्यू कर सकें। तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ ठीक है अनाज खाइए, पहले अगर आप 4 चपाती खाते थे तो आप 2 खाइए, तो मात्रा कम कर दीजिए। थोड़ा फ्राइड फूड्स हैं, चीनी वगैरह, उस चीज पे ध्यान दीजिए उनको कम करने के लिए। ओके, ये आपने बहुत बढ़िया कहा। ठीक है, अब डॉक्टर स्वाति मैम, मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि अब ये तीनों डाइट मैम ने अभी बताया कि आपको किस तरह से खान पान पे ध्यान रखना है, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, मान लीजिए कोई ब्रेकफास्ट को स्किप कर देता है, लंच प्रॉपर नहीं ले पाया दफ्तर जाने की वजह से, या टाइमिंग ऊपर नीचे है, या डिनर वक्त पे नहीं ले पाया, लेट से डिनर ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या दिक्कतें आ सकती हैं? स्वास्थ्य के लिहाज से क्या परेशानी हो सकती है? देखिए बहुत सारी परेशानियां हैं इसकी वजह से, क्योंकि अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर की परेशानी, डायबिटीज़ की परेशानी, मोटापे की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों की दर्द की परेशानी, और यहाँ तक कि जो हमारा मेंटल लेवल है वो भी इससे अफेक्टेड होता है। तो पहली 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी किसी के लिए भी याद रखनी है वो ये है कि एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर हम समय से चीज़ों को अगर नहीं करते, अगर हम समय से खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा, ब्रेकफास्ट एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है हमारे दिन भर के खाने का जो कि अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट को ही स्किप करते हैं। तो अगर हम समय से अच्छा ब्रेकफास्ट करें तो उससे हमारे शरीर में सारे दिन के लिए एनर्जी रहती है। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो हमारी बॉडी की स्टोर करने की टेंडेंसी बन जाती है, और ऐसी स्थिति में कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमारी बॉडी काम कैसा चलाएगी, इसलिए हमारा शरीर फिर फैट को स्टोर करने लगता है। लेकिन अगर शरीर को यह मालूम है कि मुझे समय से खाना मिल जाएगा तो शरीर फिर स्टोर करने की प्रवृत्ति को नहीं रखता, और इसीलिए ऐसे लोगों का जो वेट है वो ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा ये भी है कि आपको अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है कि आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं। और जब आप प्लेट कोई भी लेते हैं तो उस प्लेट में आप, बहुत आसान तरीका है कि रंग देखिए, पीला रंग आपके अनाज का होना चाहिए, हरा रंग आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका होना चाहिए, सफेद रंग आपके दूध और दूध से बने पदार्थ या अंडे इनके लिए होना चाहिए, और उसके अलावा थोड़ा सा आप घी, तेल जो भी लेना चाहते हैं वो होना चाहिए। तो अगर आपकी प्लेट रंग बिरंगी है, अगर आपकी प्लेट में ये सारे रंग हैं, तो इसका मतलब आपको जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स जो आपके लिए जरूरी हैं वो आपको मिल रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज जो इस रिपोर्ट में भी आई है मृत्युंजय जी, वो ये है कि हमारे खाने में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनमें फाइबर होता है। तो अब जैसे हमारे लिए वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो हमारी छोले, राजमा, पल्सेस, लेग्यूम्स होते हैं, जो, और देखिए खास तौर से अब क्या होता है, सब लोग आटा रिफाइंड खाते हैं, ब्रेड रिफाइंड लेते हैं, पास्ता रिफाइंड लेते हैं, और इन सभी चीजों में फाइबर निकल चुका होता है। तो जितना ज्यादा आप ब्राउन ब्रेड की तरफ, होल ग्रेन फ्रूट की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा आपको फाइबर मिलेगा, जो आपके जो बेली फैट है उसे भी कम करेगा, आपके वजन को भी ठीक रखेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी परेशानियों से भी आपको बचाएगा। तो इन चीजों को अगर हम खाने में इंक्लूड करें, अगर हम ये देखें कि हम जो जंक फूड है, जो रेडी टू ईट फूड है, उससे दूर हैं, और हम इस तरह की चीजें खा रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिनमें फाइबर भी है, और फाइबर आसानी से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, इन सब चीजों में मिलता है। तो अगर हम इन सब चीजों को खाने में इंक्लूड करें तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज जिससे हम सभी को बचना है वो है चीनी, शुगर, जो कि बहुत तरह तरह से खानों में मिली होती है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमने ऊपर से चीनी नहीं डाली तो हम जितनी चीनी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाने की चीजों में बहुत तरह से अंदरूनी चीनी होती है, जो उस पर लिखा भी होता है डब्बों पे, उसके तरह तरह के नाम भी होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी आपको पता रहेगा कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी चीनी की मात्रा है, कि आप कहीं ज्यादा चीनी तो नहीं खा रहे हैं, और वो यही चीजें नुकसान देती हैं। तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि हम जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें चीजें कैसी हैं और क्या हम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी,
बहुत शुक्रिया मैम डिटेल में समझाने के लिए कि हमारी खान पान की आदत कैसी होनी चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, आपको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं कर रहे हैं कि आपको ये लाना है वो लाना है। जो अभी सीमा जी ने भी बताया कि आप बहुत आसान तरीके से भी अच्छा खाना खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा पुरी जी आपका और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।